बड़ी खबर यह है कि ज्ञानवापी के जो जज रहे जिन्होंने सर्वे का आदेश दिया, यह है रवि दिवाकर। ज्ञानव्यापी केस के जज को धमकी मिली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, ये जो आप देख रहे हैं, जो सर्वे हुआ, जो तस्वीरें आपने देखी, जो शिवलिंग दुनिया के सामने आया, इस सर्वे के आदेश देने वाले जज थे रवि दिवाकर। और रवि दिवाकर को अब धमकी मिलने लगी है। ये देख रहे हैं, इस सर्वे का आदेश दिया था जज रवि दिवाकर ने। तस्वीर दिखाई जरा जज रवि दिवाकर की, ये आप देख रहे हैं, ये है सिविल डिवीजन जज रवि दिवाकर, जिन्हें धमकी दी गई है। बाकायदा चिट्ठी मिली है उन्हें। आइए आपको बताता हूं कि क्या धमकी मिली है उन्हें जज रवि दिवाकर को। इससे पहले आपको याद होगा, जब उन्होंने अपना आदेश लिखा था, उस दौरान भी उन्होंने कहा था परिवार को चिंता है उनकी जान की। देखिए जरा, उनकी सुरक्षा की चिंता है। ये आप देख रहे हैं, बड़ी आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जज रवि दिवाकर को धमकी मिली है। ये जज जिन्होंने ज्ञानव्यापी के सर्वे का आदेश दिया, और धमकी किसने दी है? इस्लामिक आगाज मूवमेंट ने उन्हें धमकी दी है। और चिट्ठी के जरिए, बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई है ज्ञानव्यापी के सर्वे के आदेश देने वाले जज को। चिट्ठी के जरिए यह धमकी दी गई है। आपको बताऊं, धमकी पर जज ने अब कार्रवाई की मांग की है। पहले भी उन्होंने अपनी सुरक्षा का हवाला दिया था। मुख्य सचिव को जज दिवाकर ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है, यानी चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी है कि उन्हें धमकी मिली है। जज दिवाकर ने ज्ञानव्यापी सर्वे का फैसला सुनाया था, और सर्वे के फैसले को लेकर परिवार उनका पहले से बहुत खौफजदा था। उनकी मां, उनकी पत्नी में बहुत खौफ और डर था कि सर्वे का आदेश दिया, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। सुरक्षा संभव है बढ़ाई गई, लेकिन उन्हें चिट्ठी मिली है अब धमकी की। आइए मैं आपको बताऊं, आइए जज रवि दिवाकर को धमकी की चिट्ठी मिली, वो मैंने आपको बताया। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, कि अब अवैध धार्मिक स्थल जो है, मंदिर मस्जिद पर लाउड एक्शन की तैयारी योगी आदित्यनाथ ने कर ली है। आपके घर के बाहर सड़कों पर जो फुटपाथ है, वहां भी धार्मिक स्थल बना दिए जाते हैं। तो अगली तैयारी, तस्वीरें दिखाई अगली, योगी आदित्यनाथ ने अब उस पर एक्शन की तैयारी कर ली है। अवैध धार्मिक स्थलों पर एक्शन होगा, बिना भेदभाव के ये एक्शन होगा। योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा लिस्ट तैयार की है। तो कैसे अब तक जो सड़क के किनारे धार्मिक स्थल के जरिए अतिक्रमण हो रहा था, यानी योगी आदित्यनाथ को आपने देखा होगा अब तक कि अवैध इमारतों पर एक्शन हो रहा था, लेकिन अब अवैध बहुत से धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश में सड़कों पर, चौराहों पर, गलियों में, फुटपाथ पर बने हैं, उन पर एक्शन की बारी है। लाउड स्पीकर पर एक्शन के बाद योगी का यह नया फरमान है। आपको बता दूं, सभी जिलों में अवैध धार्मिक स्थल की पहचान के निर्देश हैं। इनकी पहचान की जाए, सड़क पर अतिक्रमण वाले धार्मिक स्थल की बाकायदा लिस्ट बनाई जाए। जो अवैध धार्मिक स्थल हैं, अतिक्रमण वाले, मंदिर हो या मस्जिद हो, सबकी लिस्ट तैयार करने को कहा है योगी ने। और सभी जिलों में अभियान चलाकर लिस्ट बनाने को कहा है, यानी पूरा अभियान, पूरा प्रशासन इसमें लगेगा। लिस्ट तैयार होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी कि अब आगे कार्रवाई क्या होनी है। सड़क पर कोई धार्मिक गतिविधियां आयोजित ना हो, योगी ने सख्ती से कहा है। 10 जून तक सभी सड़कें, बड़ी बात यह कि 10 जून तक, यानी दिन कम बचे, सभी सड़कें उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण मुक्त कराई जाएं, यह है निर्देश। अवैध टेम्पो स्टैंड को भी प्रशासन से हटाने को कह दिया है। कहीं भी रोड पर टैक्सी टेम्पो खड़े होते हैं जो जाम लगाते हैं। 11 जून से मंत्री स्तरीय समूह कानून व्यवस्था की समीक्षा करेगा। इसके अलावा किसी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी शासन के द्वारा। लेकिन सवाल यह है, योगी का जो ये एक्शन होगा, यह निष्पक्ष होगा, जैसे लाउड स्पीकर पर हुआ था, और विरोधियों की बोलती बंद करने वाला होगा। जरा रिपोर्ट देखिए। ये या माइक उतारने के लिए हमने कहा कि भाई देखो, लोगों को परेशानी होती है, परिसर के बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। लाउड स्पीकर पर एक्शन के बाद अब योगी का नया फरमान, सड़क किनारे बने अवैध मंदिर मस्जिद की लिस्ट हो रही है तैयार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लगातार आरोप लगते रहे। ओवैसी से लेकर तमाम विपक्षी नेता योगी को घेरने की कोशिश करते रहे। आप टारगेट कर रहे हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज को, सिर्फ क्यों कर रहे हैं भाई मुस्लिम टारगेट? आप पहले आप बोलते हिजाब नहीं पहन सकते, सेकुलर स्टेट है, गोश्त नहीं खा सकते, सेकुलर स्टेट है क्या? फिर आप कानून बना देते, फिर उसके ऊपर कहां पे रुकेगा बात? ये मॉब लिंचिंग,
स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, अब स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस। लेकिन जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से यूपी में मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए गए, विपक्षी नेताओं ने भी इसकी तारीफ की और योगी मॉडल से सीखने की सलाह दी। बरं, मी चुकीचं काय बोललो? या मशिदींवरच्या भोंग्यांचा अख्ख्या देशाला त्रास होतोय. ह्याच्यामध्ये धार्मिक विषय कुठे आहे? तुम्हाला जो काही नमाज पडायचा आहे, तुम्हाला जी काय अजान द्यायची आहे, घरामध्ये द्या. शहरांचे रस्ते कशाला अडवताय? शहरांचे फुटपाथ कशाला अडवताय? और अब सीएम योगी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अवैध धार्मिक स्थलों की लिस्ट बनाने का फरमान जारी किया है। साथ ही लाउडस्पीकर की आवाज दोबारा तेज न हो, यह भी तय करने को कहा है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून और संविधान का राज है। सड़कों पर, सार्वजनिक या व्यक्तिगत जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। पूर्व में जो माइक उतारे गए, जो उनकी आवाज को कम किया गया, उसका फिर से अतिक्रमण न हो, इसको सुनिश्चित करने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। तो आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि योगी मॉडल हिट है। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से लाउडस्पीकर पर एक्शन लिया, शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ हो गया बिना शोर शराबे के। इसका सबसे ज्यादा ताज्जुब विरोधियों को है कि आखिर यूपी से सारे लाउडस्पीकर उतर गए बिना हल्ला के, बिना हंगामे के। देखिए, योगी का बुलडोजर मॉडल भी हिट है। अवैध इमारतों पर चला, दंगाइयों अपराधियों पर चल रहा है बुलडोजर योगी आदित्यनाथ का। इसके अलावा जाति धर्म को देखकर बुलडोजर का एक्शन नहीं हुआ है। दूसरे राज्यों ने अपनाया है योगी का बुलडोजर मॉडल। योगी आदित्यनाथ से सीखकर लाउडस्पीकर पर भी योगी मॉडल हिट रहा। हजारों लाउडस्पीकर पूरे उत्तर प्रदेश से, सभी धार्मिक स्थलों से, मंदिर मस्जिद से बिना शोर के उतारे गए लाउडस्पीकर यूपी में। कई राज्यों में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद हुआ, लेकिन यूपी में एक चूं तक नहीं हुई। रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा पर यूपी में कोई हिंसा नहीं हुई, कई राज्यों में हुई। कई दूसरे राज्यों में हिंसा की घटना सामने आई, जिसके बाद एक्शन लिया। ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ने की घटना नहीं हुई क्योंकि मनाही थी। सभी धर्मों के लिए योगी राज में एक समान कानून चल रहा है, किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। इसी वजह से योगी मॉडल की तारीफ भी चारों तरफ हो रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा यूपी के लोग क्या कह रहे हैं योगी मॉडल को लेकर। ये एक तो सड़क जो होती है वो हमारी चलने का साधन होती है। पहली बात, धार्मिक स्थल रोडों पे जो हमारे निकलते हैं वहाँ पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे दुर्घटना होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं रहती है। दूसरी चीज कि अगर इसको कहीं शिफ्ट कर दे साइड में तो और बेटर रहेगा। धार्मिक, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, एक तरफ से रूट चलने के लिए होता है। देखिए, अगर सड़क के किनारे कोई मंदिर बना हुआ, मंदिर तो हमेशा प्राचीन मंदिर है, कोई आधुनिक युग के बने हुए कोई मंदिर नहीं है। हाँ, जो ये मजारें, ये जो अल्पकालीन अभी नई बन करके एक चादर रख दी जाती है और मस्जिद मजार बनाने का कार्य हो जाता है, तो ये सरकार अगर निर्णय ले रही है तो ये एक अच्छा निर्णय है, उसका स्वागत होना चाहिए। पूरा हिंदू समाज सरकार का बहुत बहुत स्वागत करता है और धन्यवाद देता है देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया है। तो सरकार का निर्णय है, उन्होंने बिल्कुल उचित निर्णय लिया, क्योंकि लाउड स्पीकर के माध्यम से जनता को जो प्रॉब्लम हो रही वो नहीं होगी, समस्या उनकी। वो तो उन्होंने लिस्ट तैयार कर ली है, जहाँ पे अवैध कब्जे हैं उनके, उसको अपना शासन के आदेशानुसार धीरे धीरे उसको तोड़वाया जाएगा। इनको जो है मंदिरों को और जो भी बीच में मजारों को जो भी हैं, इनको रोड से साइड में करा जाए। रोड में होना उचित नहीं है। नहीं, ये डिसीजन सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि अवैध कब्जे नहीं होने चाहिए और अवैध कोई काम प्रदेश में नहीं होना चाहिए। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं सत्येंद्र जैन पर। जी हां, केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर ईडी ने शिकंजा और कस दिया है। अब उनके करीबियों पर भी शिकंजा कस गया है। यह है केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन ईडी के शिकंजे में, लेकिन अब अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अब मंत्री के जो करीबी हैं उनके यहां ईडी की रेड पड़ी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सत्येंद्र जैन है। अगली तस्वीर दिखाइए, इनके करीबी क्या जो रेड पड़ी है, देखिए जरा। नोट ही नोट निकले। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये छापा मारा था, इसीलिए उसने लिख दिया ई इन्फोर्समेंट और डायरेक्टरेट। प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा और ईडी लिख दिया। इतना नोट बरामद हुआ है। ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईडी ने कितना पैसा बरामद किया ये आपको बताऊंगा, लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए। सिर्फ पैसा नहीं, सोने के सिक्के, ये जो आप देख रहे हैं, ढेरों सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। ये मंत्री के करीबी के पास से सब मिला है ईडी को। सोने के सिक्के नहीं, अब इससे बड़ी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं और चौंकाने वाली भी। दिखाइए जरा अगली तस्वीर। सिक्के के अलावा सोने के बिस्किट,
ये जो आप देख रहे हैं सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं, बिस्किट ही बिस्किट आपको नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ मंत्री के करीबी के ठिकाने से बरामद हुए हैं। आखिर इतना पैसा आता कहां से है, सवाल बड़ा ये है। तो देखिए जरा क्या क्या मिला है ईडी को। ये आप देख रहे हैं पैसों का ढेर, देखिए जरा, जहां तक नजर जाएगी पैसा ही पैसा, सोना ही सोना। दूसरी तरफ मंत्री के करीबी पर रेड हुई। 6 जून को ईडी ने दरअसल कई जगह छापेमारी की और इस छापेमारी में सत्येंद्र जैन, पूनम जैन के करीबी के घर पर रेड हुई। दिल्ली, गुरुग्राम के 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कोलकाता की 7 कंपनी, कोलकाता की कंपनी से जुड़े हवाला लेन देन में रेड हुई है और रामप्रकाश ज्वेलर्स पर ईडी ने छापेमारी की है। इसके अलावा अंकुश जैन, नवीन जैन के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। लेकिन देखिए ये जो आप देख रहे हैं सत्येंद्र जैन, सिद्धार्थ जैन, वैभव जैन, इनके ठिकानों पर भी रेड हुई है। अब सियासत इस पर हावी है कि एक खास वर्ग पर जो जैन है उन पर रेड हो रही है। देखिए सियासत क्या ना करवाए। वैभव जैन से 133 सोने के सिक्के बरामद हुए, 133 सोने के सिक्के। जीएस मथारू और योगेश जैन पर भी छापेमारी की गई है और रामप्रकाश ज्वेलर्स से 2 करोड़ 23 लाख रुपए जब्त किए हैं ईडी ने। कैश, इतना कैश जब्त हुआ है। जीएस मथारू से 20 लाख रुपए जब्त किए गए हैं और कुल 1 किलो 800 ग्राम सोना जब्त किया गया। लगभग 2 किलो सोना मिला। कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं इस रेड में। छापेमारी में डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त हुए हैं जिसकी जांच आगे करेगी ईडी। अब आपको सुनवाता हूं, आइए बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल इस ईडी रेड के लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं और केजरीवाल को बीजेपी के नेता तेजिंदर बग्गा क्या जवाब दे रहे हैं ये भी आपको बताता हूं। ये देखिए जरा, केजरीवाल ने लिखा, जैसे ही ये नोट निकलने शुरू हुए, केजरीवाल ने लिखा प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा पीएम पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, दिल्ली और पंजाब सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। यह केजरीवाल का ट्वीट था। आपके पास सारी एजेंसीज की ताकत है, उन्होंने लिखा। इसके अलावा लिखा लेकिन हमारे साथ भगवान है, केजरीवाल ने लिखा। लेकिन जवाब में बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा, जिनको गिरफ्तार करने पंजाब की पुलिस आई थी, आपको याद होगा, लेकिन हरियाणा में रोक लिया गया, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा सत्येंद्र जैन जिस बारात के सरबाले हैं उस बारात का असली दूल्हा केजरीवाल है। केजरीवाल के मंत्री चोरी चकारी में लिप्त हैं, यह लिखा तेजिंदर बग्गा ने। लेकिन बड़ी बात यह है, आपको बताऊं कि बग्गा यह लिख रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो जैन है। सुनिए जरा। 5 दिनों तक सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई, कुछ नहीं मिला सत्येंद्र जैन के पास, कोई भ्रष्टाचार नहीं खोज पाई मोदी जी की एजेंसी ईडी। और हाई कोर्ट में जब पूछा गया तो कह दिया सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो कोई एफआईआर ही नहीं है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो कोई शिकायत ही नहीं है। तो जब सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो उनको गिरफ्तार करके क्यों रखा गया है? वैसे तो आम आदमी पार्टी की सरकार की उपलब्धि यह है कि पंजाब और दिल्ली दोनों ही जगह जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां पर उनके हेल्थ मिनिस्टर हवालात मिनिस्टर बने हैं। परंतु एक हवालात मिनिस्टर के लिए ऐसी क्या हमदर्दी है इस देश के गद्दार के लिए, और यह शब्दावली खुद अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों के लिए इस्तेमाल की है। तो इस तथाकथित देश के गद्दार के लिए ऐसी क्या हमदर्दी है कि उसके इस्तीफे को लेने के बदले लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के लोग ABCD कर रहे हैं। ABCD का मतलब है A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर भ्रष्टाचार, भरपूर भ्रष्टाचार, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन एंड D फॉर डाइवर्जन, डिविएशन एंड डिफ्लेक्शन। और इस सियासी बहस के केंद्र में है आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन का समय अभी ठीक नहीं चल रहा है।
पहले प्रवर्तन निदेशालय ने संपत्तियां जब्त की, फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए और अब उनके करीबियों तक ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उन पर शिकंजा कैसे कसा गया? सत्येंद्र जैन 30 मई को दरअसल गिरफ्तार हुए। 31 मई को ट्रायल कोर्ट में उनकी पेशी हुई। कोर्ट ने ईडी की हिरासत में उन्हें भेजा। 9 जून तक ईडी हिरासत में रहेंगे। अप्रैल में ईडी ने उनकी संपत्ति भी जब्त की थी। 4 करोड़ 81 लाख की संपत्ति कुर्क की गई थी उनकी, और 2015-16 के दौरान हवाला का आरोप उनके ऊपर लगा। बदले में शेल कंपनी से पैसे मिलने का दावा किया गया। दावा है कि पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने में हुआ। सत्येंद्र जैन के बाद अब उनके करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे रुपयों की इन गड्डियों की सजावट बता रही है कि 500 और 2000 के नोटों को ईडी ने जब्त किया। ईडी ने सारे पैसे सत्येंद्र जैन के करीबियों के घर से जब्त किए हैं। सत्येंद्र जैन के करीबियों के घर से कुल 2 करोड़ 82 लाख रुपए जब्त हो चुके हैं। सिर्फ कैश ही नहीं, सत्येंद्र जैन के करीबियों के घर से सोने के सिक्के भी मिले हैं। ईडी ने कल 133 सोने के सिक्के जब्त किए थे। ये सोने के सिक्के राम प्रकाश ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े वैभव जैन के घर से ईडी ने बरामद किए थे। कैश और सोने के सिक्कों के अलावा ईडी ने सोने के बिस्किट भी जब्त किए हैं। कल दिल्ली और गुरुग्राम में कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी के बाद कुल 1 किलो 800 ग्राम सोना जब्त किया गया था। यह एक्शन हुआ था। सुनिए जरा अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सफाई में क्या कह रहे हैं और बीजेपी कैसे पलटवार कर रही है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, ये जो इंटरनेशनल बेइज्जती आपकी हो रही है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत अपमानित हो रहा है, भारत शर्मिंदा हो रहा है आपके कारण, उन खबरों को दबाने के लिए आज आपने सुबह सुबह ईडी का छापा सत्येंद्र जैन के घर पे मरवा दिया। ये अपमान है एक अच्छे, एक ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री का भी, और साथ ही साथ जिस समुदाय से वो आते हैं, जैन समुदाय से, उस समुदाय का एक बड़ा योगदान सामाजिक कार्यों में, देश की तरक्की और विकास में है। आज वो पूरा का पूरा समाज सत्येंद्र जैन के साथ हो रहे उत्पीड़न और प्रताड़ना की कार्रवाई से दुखी है, आक्रोशित है, गुस्से में है। पूरे देश के जैन समुदाय के लोगों को लग रहा है कि आज उनके समुदाय के व्यक्तियों को टारगेट करके, सत्येंद्र जैन को टारगेट करके उनको और उनके परिवार को बार बार प्रताड़ित और अपमानित करने का काम किया जा रहा है। वैसे आपके पास और मेरे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड है। कभी कुछ हो जाए, एजेंसी संज्ञान ले, भ्रष्टाचारी को पकड़े, कोर्ट से आदेश आ जाए तो तुरंत विक्टिमहुड कार्ड निकाल देते हैं। तो आज मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से कि क्या ये दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर भी वेंडेटा पॉलिटिक्स है? जो रिमांड दी गई है 10 दिन की ईडी को कोर्ट के द्वारा, क्या ये भी वेंडेटा पॉलिटिक्स है? क्या जो पिछले महीने अटैचमेंट ऑर्डर आया था सत्येंद्र जैन के एसेट्स का 4.81 करोड़ का, जो आज भी कायम है, क्या वो वेंडेटा पॉलिटिक्स है? और अगर ये सारी चीजें वेंडेटा पॉलिटिक्स है, इतना समय आपके पास था, किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने आपको राहत दी है? क्या आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर ये कह पाए कि ये जो भी कार्रवाई हो रही है, हम तो बड़े ईमानदार है जी, हमने तो कुछ नहीं किया जी, उल्टा ये हमें द्वेषपूर्ण कार्रवाई में फंसा रहे हैं? क्या ऐसा एक भी आदेश राहत देने वाला आपके पास आया है? तो बड़ी बात यह है, आपको याद होगा कन्नौज में जब इत्र वाले मित्र पर छापा पड़ा तब भी कहा गया वो जैन समुदाय से आते हैं इसलिए। अब यहां भी जब रेड पड़ी है तो अब जैन समाज से आते हैं इसलिए रेड हो रही है। यह भी बड़ा ताज्जुब की बात है कि सियासत यहां भी जाति और मजहब खोज लेता है। बहरहाल आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कि कैसे केजरीवाल के सिर्फ एक मंत्री नहीं है, इससे पहले कौन से केजरीवाल के मंत्री हैं जो जेल जा चुके हैं। सत्येंद्र जैन ईडी की कस्टडी में है। इसके अलावा विजय सिंगला, अमानतुल्ला, सोमनाथ भारती, ये वो नेता हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा अगली नेता जिन्हें आप देख रहे हैं, निशा सिंह, बलबीर सिंह, नरेश यादव और जितेंद्र सिंह तोमर। 4 ये 4 वो 4 8 हो गए और 4 12 गोपाल इटालिया के अलावा जगदीप सिंह, महेंद्र यादव,
और अखिलेश त्रिपाठी। 12 के अलावा 4 और 16। उनमें सबसे पहले हैं कमांडो सुरेंद्र सिंह, दूसरे मनोज कुमार, तीसरे प्रकाश जरवाल और चौथे हैं दिनेश मोहनिया। तो ये वो चेहरे और 2 और बचे हैं शरद चौहान और युवराज सिंह जडेजा। ये नेताओं पर कार्रवाई हो चुकी है, केजरीवाल के करीबी रहे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है कानपुर से जुड़ी हुई, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से जुड़ी हुई। बुलडोजर का डर और कफन की धमकी। दरअसल आपको बताऊं, कानपुर में जो हिंसा हुई उसके लिए अब योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी कर ली है प्रशासन ने कि बुलडोजर चलेगा उन इमारतों से पर जहां से पत्थर चल रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, तस्वीर दिखाइए जो आप देख रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो पत्थर चलाते हुए जिन इमारतों से लोग नजर आ रहे हैं, कानपुर में पत्थर चल रहे थे। ये हिंसा के दौरान ऊपर से लोग पत्थर चला रहे थे। इन लोगों को अब चिन्हित किया जा रहा है किन इमारतों से ये पत्थर चले। तो जिन इमारतों से पत्थर चले हैं वहां अब एक्शन होगा। देखिए जरा, तो अवैध बिल्डिंग की बाकायदा लिस्ट तैयार हो रही है। कानपुर में हिंसा के बाद अब एक्शन में प्रशासन आ गया है। कानपुर में इमारतों की लिस्ट बाकायदा तैयार हो गई है, कौन कौन सी इमारत जहां से पत्थर चल रहे थे, और थोड़ी बहुत नहीं 147 इमारतों की सूची बना ली गई है। 147 3 से 7 मंजिला इमारतों की लिस्ट है। कौन सी इमारत है जो अवैध तरीके से बनी है। बिल्डिंग की ऊंचाई मानक के विपरीत है, यानी इजाजत थी सिर्फ 3 फ्लोर बनाने की, लोगों ने बना दिए 7-7 फ्लोर। इनमें से कई इमारतों से पथराव हुआ है। ये सब निशाने पर है। इमारतों की वीडियोग्राफी के भी आदेश बाकायदा दे दिए गए हैं और कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा इसके लिए कमेटी तैयार की है। अवैध इमारतों पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई के साथ साथ आपको बताऊं, अभी से इन इमारतों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, खुद चश्मदीद को सुनिए जिसने पत्थर चलते देखे, दूसरा जो वहां की डीएम थी, खैर आज उनका तबादला हो गया, उन्हें भी सुनिए। ये बिल्डिंग जितनी ये सामने ऊंची बनी है मोहम्मदनों की, ये यहीं से पथराव हो रहा था। सर ये प्री प्लानिंग रहता है कि इतना पत्थर कैसे कोई अपनी छत पे रखे रहेगा? ये लोगों का पहले से प्लानिंग था। ये लोग यही नहीं ठेला पर भर करके लाए हैं, जिनके पास बम भी थे, अद्दा भी थे, सारी चीजें थी इनके पास। अब वो उन बिल्डिंगों से हमेशा सुरक्षा कर्मचारी उन पर हम लोगों पर सारे हमले किए जाते हैं। जो नियमानुसार है उसका निर्माण नियमानुसार होना चाहिए, न कि अवैध। यदि अवैध है तो उनको गिराना चाहिए। ये बात भी निकल कर आ रही है कि इसके साथ साथ में हमें जो पेरिफेरली एक्टिविटीज जो लेनी है उन पर भी हमें कार्रवाई करनी है। एंड एक योजनाबद्ध तरीके से केडीए लगातार इन एरियाज में काफी प्रवर्तन कार्य कर रहा है। इससे पूर्व इन सकरी गलियों में कभी भी प्रवर्तन कार्य नहीं हुआ। तो विगत 1 माह से ये कार्रवाई चल रही थी, लेकिन इस बार जब हम लोगों ने मौका वारदात पे हम सब थे तो हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया कि और एक सघन अभियान की आवश्यकता है। एंड केडीए के साथ में मिलकर हम लोगों ने इसको टेकअप करने की रणनीति भी बनाई है। इस पे ये बड़ी बात ये कि पहले तो पत्थर चले, इमारतों से पत्थर चले, और अब जब एक्शन की बारी, कार्रवाई की बारी आई तो कानपुर के जो इमाम है कुद्दूस, वो धमकी दे रहे हैं, कफन की धमकी दे रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। जरा इनको सुनिए, इनकी धमकी सुनिए इमाम की, और बीजेपी के विधायक महेश उस पर क्या जवाब दे रहे हैं, दोनों को सुनिए। जायज बात है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। 90%, 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% में उनकी हो रही है। उसकी कोई हैसियत नहीं। 10% में उनकी मान लीजिए, चलते चलते उठा ली। बेगुनाहों की गिरफ्तारियां ज्यादा हो रही हैं। वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। तो यही करना, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज्यादती करना, घर तोड़ देना, तो ठीक है, हम मरने के लिए तैयार है ना। अब तो हम सब पे कफन बांध के निकलने आ रहे। जैसे हम लोगों में संत होते हैं, शंकराचार्य होते हैं, संत है, ऐसे शहर काजी भी संत के रूप में होते हैं। और संत ही अगर भड़काऊ बात करेंगे और लोगों को लड़ाने का विचार रखेंगे तो हमको लगता है पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा। कानून के दायरे में सबको रहने की आवश्यकता है, अमन चैन रखने की आवश्यकता है, और खासकर शहर काजी को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। सोचिए, शहर काजी ने पत्थरबाजों पर एक शब्द नहीं कहा, हिंसा करने वालों पर एक बात नहीं कही, पेट्रोल बम फेंकने वालों पर कुछ नहीं बोला,
लेकिन उकसा रहे हैं वो। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, कल ये पोस्टर जारी हुआ था। इस पोस्टर में जो 13 नंबर आप तस्वीर देख रहे हैं, 13 नंबर, इसे मैं टच करूंगा, उसके बाद इसने सरेंडर कर दिया है। देखिए जरा तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये है वो लड़का, नाबालिग है, कानपुर में सरेंडर किया, इसका नाम सल्लू है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसका पोस्टर जारी हुआ, इसने वो पोस्टर देखा और उसके बाद ये योगी का खौफ है कि परिवार वालों ने इसे थाने भेज दिया और उसके बाद इसने वहां जाकर सरेंडर किया। ये देखिए जरा, थाने में सरेंडर करने पहुंचा है ये और इसने सरेंडर कर दिया है थाने में जाकर। लेकिन आइए अब मैं आपको दिखाऊं कि कानपुर में जो हिंसा हुई थी, इसमें अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी भी एक्शन हो रहा है, पुलिस अभी भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है, कुछ और पोस्टर भी जारी हो सकते हैं। यह है बड़ी खबर। देखिए जरा, अभी जो कार्रवाई हुई है, कानपुर में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। अब तक थोड़ी बहुत नहीं, 50 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 50 कई और की तलाश जारी है। इसके अलावा जल्द एक और नई लिस्ट जारी होने वाली है। कल जो 40 लिस्ट की लिस्ट थी, एक और लिस्ट जारी होगी। इसके अलावा फोटो समेत जारी होगी दंगाइयों की लिस्ट। नई तस्वीरें कुछ सामने आएंगी, जो नए सीसीटीवी उसके आधार पर। पहली लिस्ट में 40 तस्वीरें सामने आई थी, 38 पहले गिरफ्तारियां हो चुकी थी। पुलिस एक्शन के बाद लोग सरेंडर करने लगे हैं, दंगाई सरेंडर कर रहे हैं। रोमा प्रिंटिंग प्रेस के मालिक पर शिकंजा कस गया है। मालिक को भी मैं सुनवाऊंगा अभी आपको। प्रेस मालिक शंकर लाल को पुलिस ने उठाया है। शंकर लाल ने दरअसल पोस्टर छापे थे। शंकर लाल पर भड़काऊ पोस्टर छापने का आरोप है। सीसीटीवी फुटेज में मुख्य आरोपी दिखे थे एक साथ और कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का तबादला हो गया है। एक्शन में यह भी हुआ है। निदेशक स्थानीय निकाय भेजी गई है वो, ये अब तक एक्शन हुआ है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि जिसने छापा था, यानी जो पोस्टर भड़काने वाले जो पोस्टर छपे थे, वो पोस्टर किस शख्स ने छापे थे। उनका नाम है शंकर लाल। ये देख रहे हैं आप, ये है शंकर लाल। इन्होंने पोस्टर छापे थे, सोचा नहीं होगा कि ये दिन देखने पड़ेंगे। सलाखें देख रहे हैं, सलाखों के पीछे है शंकर लाल। क्या कह रहे हैं शंकर लाल, जरा सुनिए। मेरे सहयोगी गौरव ने इनसे बात की, सुनिए जरा। आपसे हाशमी ने क्या कहा था? हाशमी आपसे मिला था? हमसे उन्होंने कहा 20 प्रिंट ये निकाल, तो मैंने निकाल दिए। तो हाशमी पहले भी आपसे प्रिंट निकलवाता रहा है? नहीं, पहले एक आध बार पहले आया, अपने विजिटिंग कार्ड वगैरह ले पूरी घटना का मास्टरमाइंड है हाशमी जी। तो हाशमी से आप पहले मिले थे? आपकी मुलाकात पहले भी है? एक बार पहले हुई है बस। अच्छा, तो अपने काम से आपसे प्रिंट कराने उसने कहा प्रिंट कर दीजिए आपने। अच्छा, आप हयात जफर हाशमी को आप पहले से जानते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा शंकर जी, ये बताइए कि इस तरह के जब पोस्टर छापे जाते हैं बंदी को लेकर या जेल भरने आंदोलन को लेकर, तो पुलिस को जानकारी दी जाती है। आपने जानकारी नहीं दी? नहीं, जानकारी नहीं दी। असल में बंदी का था तो बस वो छाप दिया। उस पोस्टर्स में जेल भरो आंदोलन की बात जिक्र किया गया था। अच्छा, आपके जो पोस्टर्स है उसमें ये था जिक्र। अच्छा, तो शंकर लाल अभी सलाखों के पीछे है, पोस्टर छापने का आरोप है इनके ऊपर। अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए सीसीटीवी। इस युवा को गिरफ्तार किया पुलिस ने, सीसीटीवी में दिखा रहा हूं। ये देखिए खड़ा हुआ था, पुलिस आई है और उसके बाद उसे अरेस्ट किया गया है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें देखिए। कानपुर में जो अरेस्ट हो रहे हैं, अभी भी एक्शन जारी है। पुलिस देखिए रात के वक्त पहुंची है और पुलिस ने जाकर गिरफ्तार किया है। ये आप देख रहे हैं, ये लड़का खड़ा हुआ था, इसकी तस्वीर पुलिस के पास या तो रही होगी, पुलिस को पता था कानपुर हिंसा में ये भी शामिल था। पुलिस वाले पहुंचे और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया है। 6 तारीख, ऊपर देखिए सीसीटीवी में लिखा है 6 तारीख की ये सीसीटीवी तस्वीर है। 8:04 का वक्त था जिस वक्त गिरफ्तारी हुई है। आइए अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। जो शख्स मास्टरमाइंड था, हयात जफर, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसकी पत्नी से आज हमने बात की। हयात जफर ये देख रहे हैं और अगली तस्वीर दिखाइए। हयात जफर की पत्नी, उनकी पत्नी से आज ये देख रहे हैं, ये है हयात जफर की पत्नी। कहा गया जो मोबाइल, जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसकी एडमिन थी ये, और एक दो नहीं 140 ग्रुप बने हुए थे, उसमें कई की एडमिन हयात की पत्नी जारा थी। जारा से बात की हमारे सहयोगी ने, वो क्या कह रही है, इस कानपुर हिंसा में उनका रोल क्या है, जो व्हाट्सएप के ग्रुप बने उसमें उनका रोल क्या है, सुनिए जरा।